गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का, उसी को कंटिन्यू करने। आप लोगों को याद हो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पर्टिकुलर आइटम्स के हेड और सब हेड्स के बारे में पढ़ा था कि किसी भी पर्टिकुलर आइटम को किस हेड या किस सब हेड में दिखाया जाए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रिपरेशंस ऑफ बैलेंस शीट से रिलेटेड। देखो एग्जाम में इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आते हैं कि आपको जैसे 3-4 आइटम दे देगा और ये कहा जाएगा कि आपको इन आइटम्स को कंपनी की बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आपको कंपनी की बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना है तो आपको बैलेंस शीट का कंप्लीट फॉर्मेट याद होना चाहिए। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम आइटम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 22 AC से रिलेटेड, जिसमें ये कहा गया है How would you show the following item in company's balance sheet as at 31st of March 2017? आपके सामने कुछ आइटम्स दिए गए हैं और उन आइटम को कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसका मतलब आपको बैलेंस शीट बनानी है। यहां पे आप लिख देंगे बैलेंस शीट ऑफ, कंपनी का नाम दिया गया तो वेल एंड गुड, नहीं दिया गया तो छोड़ दें, ठीक है। एज एट डेट अगर दी गई है तो लिख लेंगे, वरना नहीं। अब फॉर्मेट तो हम लोगों को पता है कि कंपनी की बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होता है। पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद नोट्स नंबर, फिगर ऑफ करंट ईयर, अगर दिया हुआ है तो करंट ईयर मेंशन कर देंगे, नहीं तो फिगर ऑफ करंट ईयर लिख के छोड़ दें, और फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर इन रुपीस एंड इन रुपीस, ये इसका फॉर्मेट, ठीक है। अब देखो जैसे आपके पास आइटम दिए गए हैं, पहले तो आप ये देखो कि ये आइटम कौन कौन से हेड और सब हेड से बिलोंग करते हैं। डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी का आइटम है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी का आइटम है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी का आइटम है। और देखो जो प्रपोज डिविडेंड है, अगर किसी बच्चे के पास पुरानी बुक हो तो हो सकता है उसमें प्रपोज डिविडेंड करंट लायबिलिटी में ही दिया गया हो, ठीक है। लेकिन अब अगर कोई कंपनी अपना डिविडेंड प्रपोज करती है तो प्रपोज डिविडेंड को बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। देखो जो प्रपोज डिविडेंड होता है, अब उसको एक तरीके से कमिटमेंट माना जाता है और उसको केवल नोट्स टू अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो ये जो 4 आइटम है, डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी का है, ट्रेड पेबल और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी का आइटम है। तो इसका मतलब ये जो आइटम दिए गए हैं वो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के आइटम है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आप लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, पहले तो साइड का नाम। अच्छा, अगर चलो यहाँ पे तो 4 आइटम थे, आपने आइडेंटिफाइड कर लिया किस किस हेड के आइटम्स हैं। लेकिन अगर काफी आइटम्स दिए गए हो तो आप एक एक हेड को लिखते जाइए और ये देखिए कि उस हेड के कौन कौन से आइटम्स हैं। अब फिलहाल जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में पहला हेड आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का कोई आइटम नहीं है। दूसरा हेड आता है एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट, उसका कोई आइटम नहीं है। तीसरा आइटम आता है नॉन करंट लायबिलिटी, तो आप यहाँ पे केवल नॉन करंट लायबिलिटी लिखिए। हेड नंबर 1 दे दीजिए, क्योंकि 1 और 2 नाम का जो हेड था वो आपका आ नहीं रहा इस क्वेश्चन में। तो यहां पे लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ये तो हेड का नाम हो गया। अब इसमें सब हेड में क्या आएगा, एक आइटम दे रखा था डिबेंचर, और डिबेंचर का सब हेड कौन सा होता है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। तो यहां पे लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। इस लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को आप नोट्स नंबर 1 में एक्सप्लेन भी करेंगे। नोट्स नंबर 1 में एक्सप्लेन करेंगे। अमाउंट तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि डिबेंचर का अमाउंट कितने का था, 5 लाख रुपीस का। इसको नीचे नोट्स टू अकाउंट में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना होगा, ठीक। उसके बाद क्या नॉन करंट लायबिलिटी का कोई और आइटम है, और कोई आइटम नहीं। फिर उसके बाद अगला दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स और प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये दोनों करंट लायबिलिटी के पार्ट है। तो यहाँ पे हेड तो कौन सा आएगा, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में सब हेड कौन से होंगे, भाई इसने ट्रेड पेबल दिया हुआ है, ट्रेड पेबल का सब हेड ट्रेड पेबल ही होता है।
ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स हमारे पास कितने के हैं? 1,00,000 रुपीस के, सॉरी कितने के? 1,50,000। ट्रेड पेबल का अमाउंट है 150। इसको कोई एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बुक में क्वेश्चन में जो नाम दिया गया था वही नाम यहाँ पे आना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आइटम प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब होता है वो प्रोविजन जो आप टैक्स की पेमेंट करने के लिए करंट ईयर टैक्स के रिगार्डिंग बनाते हो, उसको प्रोविजन फॉर टैक्स कहते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स आपके लिए एक करंट लायबिलिटी का आइटम है, और करंट लायबिलिटी में इसको किस सब हेड में दिखाया जाता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के नाम से। तो इसको दिखाया जाएगा, यहां पे लिखा जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का है? 1,00,000 रुपीस का है। अब यहां तो आपने आइटम नाम लिखा है प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और वैसे वो आइटम क्या था? प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इसका एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा नोट्स नंबर 2 में। नोट्स 2 में इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले जो प्रपोज डिविडेंड होता था दैट वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। अब इसके बाद नीचे बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट बनाए जाएंगे। टोटल आप बैलेंस शीट का करेंगे नहीं, क्योंकि टोटल हम तब करते हैं जब लायबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल इक्वल आ हो। इस क्वेश्चन में केवल लायबिलिटी का आइटम है, एसेट्स के कोई आइटम नहीं है, तो इसलिए टोटल नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद नीचे बनाया जाएगा नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो बेटा नोट्स टू अकाउंट में आपको किस किस चीज को एक्सप्लेन करना है? एक तो आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को एक्सप्लेन करना है। नोट्स नंबर 1 में यहां पे लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के रूप में आपके पास क्या आइटम है? आपके पास है 8% डिबेंचर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के रूप में आपके पास है 8% डिबेंचर, और वो 8% डिबेंचर कितने का है? 5,00,000 रुपीस का है, ठीक है। यहां पे डबल लाइन करो। उसके बाद दूसरा आइटम आप एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपके पास कितने का है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन के रूप में आपके पास आइटम है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स आपके पास कितने का हो गया? 1,00,000 रुपीस का। इसको भी डबल है। इस तरीके से आपको नोट्स टू अकाउंट बनाने, ठीक है बेटा। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 23। इसमें कह रहे हैं कि शो हाउ द फॉलोइंग आइटम विल अपीयर इन कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में इन आइटम को किस तरीके से दिखाया जाएगा? आइटम्स को कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाना। तो देखो बेटा इसी तरीके से आप लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, इसी तरीके से नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट फॉर्मेट आपने बना लिया। आइटम चेक करो कौन कौन सा आइटम है? लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट साइड का आइटम। एसेट्स में भी कौन सी एसेट्स? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का सब हेड फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स में भी टेंजिबल। गुडविल फिक्स एसेट्स में इंटेंजिबल, पेटेंट फिक्स एसेट्स में इंटेंजिबल। यानी कि तीनों आइटम एसेट साइड के हैं। तीनों आइटम कहां के हैं? एसेट साइड। तो यहाँ पे पहले तो आपने एसेट्स, यहाँ पे साइड का नाम लिखा, लायबिलिटी साइड है नहीं, हटाओ उसको। सेकंड साइड से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड साइड का नाम कौन सा होता है? एसेट्स। एसेट्स में मेन हेडिंग कौन सा बनेगा? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में
फर्स्ट सब हेडिंग कौन सा बनेगा? फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स में यहाँ पे दो आइटम है, आपको पता है फिक्स्ड एसेट्स के भी 4 सब हेड्स होते हैं। अब इसमें एक हेड आता है, एक सब हेड होता है टेंजिबल एसेट्स, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स, थर्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो इसने जो आपको दिया है, एक आइटम दिया होता है लैंड एंड बिल्डिंग, वो फिक्स एसेट्स में भी कौन सा पार्ट बनेगा? टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, इसको नोट नंबर 1 में एक्सप्लेन करेंगे। टेंजिबल एसेट्स हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है 20 लाख रुपीस की, तो यहाँ पे अमाउंट में कितना लिख दोगे? 20 लाख रुपीस। इसी प्रकार सेकंड पार्ट में आपके पास है इंटेंजिबल एसेट्स। अब इंटेंजिबल एसेट्स के रूप में आपके पास दो आइटम है, एक है गुडविल और एक है पेटेंट। बेटा गुडविल आपके पास है 3 लाख रुपीस की, पेटेंट आपके पास है 1 लाख का, दोनों इंटेंजिबल एसेट्स है, तो दोनों का टोटल करके 4 लाख तो यहाँ पे लिखा जाएगा और इसको नोट्स टू अकाउंट में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आप बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट, जिसमें पहला एक्सप्लेनेशन आप किसका कर रहे हैं? टेंजिबल एसेट्स का। टेंजिबल एसेट्स के रूप में आपके पास क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग टोटल कितने की है? 20 लाख रुपीस की। कितने की है? 20 लाख रुपीस। फिर दूसरा आइटम आपके पास है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, भाई इंटेंजिबल एसेट्स के रूप में आपके पास दो आइटम थे, एक आइटम था गुडविल, दूसरा आइटम है पेटेंट। तो इंटेंजिबल एसेट्स के रूप में लिखोगे गुडविल कितने की? भाई गुडविल आपके पास थी 3 लाख रुपीस की। सेकंड आइटम पेटेंट्स, वो है 1 लाख रुपीस का। इट मींस टोटल इंटेंजिबल एसेट्स आपके पास 4 लाख रुपीस की। इंटेंजिबल एसेट्स है 4 लाख की। इस तरीके से आप नोट्स टू अकाउंट में उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इलस्ट्रेशन 24। देखो बेटा इलस्ट्रेशन 24 में भी ये कह रहे हैं, शो द फॉलोइंग आइटम इन कंपनीज बैलेंस शीट एज एट 31st ऑफ मार्च 2017। 31st ऑफ मार्च 2017 को कंपनी की बैलेंस शीट में इन आइटम्स को रिप्रेजेंट कीजिए। देखो बेटा यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस शीट एज एट। अब इस क्वेश्चन में डेट गिवन है तो डेट मेंशन करो, ठीक है। फिर उसके बाद करंट ईयर फिगर की जगह फिगर ऑफ 31st ऑफ मार्च 2017 और प्रीवियस ईयर फिर कौन सा हो जाएगा? 31st ऑफ मार्च 2016। अगर प्रीवियस ईयर के आइटम्स भी आपके पास अवेलेबल हो तो उनको भी रिप्रेजेंट कीजिए। देखो बेटा इसी से रिलेटेड इलस्ट्रेशन 24 में ये कह रहे हैं, भाई आपको इन आइटम्स को बैलेंस शीट में दिखाना है। आइटम चेक करो कौन कौन से हैं। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स का पार्ट है, इन्वेंट्री करंट एसेट्स में, कैश करंट एसेट्स में, चेक और ड्राफ्ट ऑन एंड करंट एसेट्स में। लेकिन एक आइटम दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये करंट लायबिलिटी का पार्ट है। तो एक आइटम तो है करंट लायबिलिटी का, बाकी के सारे आइटम आपके पास करंट एसेट्स के हैं। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड में फर्स्ट साइड का नाम इक्विटी एंड लायबिलिटी। बेटा उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है जो लायबिलिटी से बिलोंग करता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का हेड कौन सा होता है? भाई इसका मेन हेड होता है करंट लायबिलिटी। सब हेड कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो आप इसमें लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में हेड आप लिखेंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में किस सब हेड के नाम से? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के नाम से। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितने की हो गई? भाई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के रूप में आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट है 1,50,000 रुपीस का,
जिसको आप नोट नंबर 1 में एक्सप्लेन करेंगे। ये लाइबिलिटी साइड का आइटम। उसके बाद सेकंड साइड, ठीक है, यहां पे टोटल मत करना क्योंकि हो सकता है टोटल इक्वल ना हो। फिर उसके बाद सेकंड साइड वो है आपकी एसेट साइड, जिसमें आइटम जो दिए हुए थे वो सारे करंट एसेट साइड के आइटम है। तो यहां पे आपने हेड बना लिया करंट एसेट्स, ठीक है। अब उसके बाद करंट एसेट्स में भी कौन कौन से सब हेड में, देखो आपके पास आइटम दिए हुए ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश और चेक इन हैंड। बेटा चेक इन हैंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाता है, तो कैश और चेक इन हैंड इन दोनों का तो टोटल करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से दिखाना है। ट्रेड रिसीवेबल का नाम ट्रेड रिसीवेबल ही होता है सब हेड में, और इन्वेंट्री को इन्वेंट्री। थोड़ा सा सीक्वेंस भी ध्यान रखना है, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल से पहले आती है, तो यहाँ पे करंट एसेट्स में पहले लिखोगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज कितने की है भाई? इन्वेंट्री आपके पास है 10 लाख रुपीस की। कोई नोट्स टू अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्वेंट्री का नाम इन्वेंट्रीज ही आएगा वहां पे भी। फिर दूसरा आइटम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स। बेटे ट्रेड रिसीवेबल्स आपके पास कितने के दिए हुए हैं? 6 लाख रुपीस के। उसके बाद कैश, तो इसने 20,000 का कैश और 1 लाख का चेक आपको शो किया हुआ है। दोनों को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से ही दिखाते हैं, तो यहां पे लिखेंगे थर्ड आइटम में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट टोटल कितने का हो गया? 1,20,000 का हो गया। कितने का हो गया? 120। ठीक, इसको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इसमें एक से ज्यादा आइटम है। टोटल आप करोगे नहीं क्योंकि टोटल दोनों साइड का इक्वल नहीं आ रहा। जब तक इक्वल नहीं आए तब तक आपको टोटल नहीं करना। ठीक, अब उसके बाद नोट्स टू अकाउंट में एक्सप्लेन करो किस किस को। फर्स्ट आइटम शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोविंग। बेटा शॉर्ट टर्म बोरोविंग के रूप में आपके पास एक आइटम है बैंक ओवरड्राफ्ट। कितने का? 1,50,000 का। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड एक्सप्लेनेशन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें दो आइटम थे, एक तो आपके पास कैश था कितने का? 20,000 का। दूसरा आपके पास चेक ड्राफ्ट ऑन हैंड। दूसरा आइटम है चेक्स और ड्राफ्ट ऑन हैंड। $1 लाख का। टोटल कितने के हो गए? 1,20,000। इस तरीके से आप डिफरेंट आइटम को एक्सप्लेन करें। ठीक है बेटा, तो देखिए डियर, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू प्रिपरेशंस ऑफ बैलेंस शीट। तो देखो अब हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, दैट वाज रिलेटेड टू बैलेंस शीट। अब आपको बताया था कि कोई भी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में मेजरली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक कंप्लीट चैप्टर लेटर ऑन जाकर आपको पढ़ना है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। देखो जैसे आपको पता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के ऊपर अपने प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानना चाहता है, जिसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता था। सेम एज इट इज एक कंपनी भी एक फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के ऊपर अपने द्वारा अर्न किए गए प्रॉफिट या लॉस के बारे में जानना चाहती है, तो उसके लिए कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के ऊपर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है। देखो हम इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहेंगे, ना कि अब अकाउंट। प्लस वन में आपने पढ़ा था कि हम लोग प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट इसलिए होता था क्योंकि उसमें दो साइड होती थी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। लेकिन बैलेंस शीट की तरह उसमें भी एक लिमिटेशंस होती थी, केवल करंट ईयर के डाटा को दिखाया जाता था। लेकिन
अब कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग नाउ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए कंपनी विल बी प्रिपेयर इन ए वर्टिकल फॉर्मेट। जैसे हमने बैलेंस शीट बनाई है उसी प्रकार से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाएगा। क्योंकि इसमें कोई डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसी भी कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाता है। तो देखो शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग अब कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो भी पर्टिकुलर हेड और सब हेड के नाम से बनाया जाएगा। यानी कि जैसे बैलेंस शीट में आप डिफरेंट एसेट्स को या लायबिलिटी को पर्टिकुलर हेड और सब हेड में दिखाते हो, उसी प्रकार अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी के डिफरेंट एक्सपेंसेस और इनकम को भी पर्टिकुलर हेड और सब हेड के नाम से दिखाया जाएगा और उनका एक्सप्लेनेशन बैलेंस शीट की तरह लास्ट में नोट्स टू अकाउंट में किया जाएगा। पहले तो कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट की बात करो कैसे बनेगा। तो देखो बेटा इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा, बैलेंस शीट की तरह ही इसके आइटम को मैं समझाता जाऊंगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा पहले तो फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी ईयर एंड होगा। बैलेंस शीट की तरह ही इसका फॉर्मेट बनेगा। पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद नोट्स नंबर, फिगर ऑफ करंट ईयर, फिगर ऑफ करंट ईयर और फिगर ऑफ प्रीवियस। ठीक है, सेम बैलेंस शीट की तरह इसका फॉर्मेट है। अब देखो जैसे स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में दो आइटम्स होते हैं, दो तरीके के आइटम्स होते हैं। एक तरफ हम इनकम को दिखाते थे, एक तरफ हम एक्सपेंसेस को दिखाते थे। इसमें भी हम वही काम करेंगे बैलेंस शीट की तरह। सबसे पहले कंपनी की जो डिफरेंट इनकम्स है उनको दिखाओ और फिर जो डिफरेंट एक्सपेंसेस है उनको दिखाओ। ठीक है, तो देखो अब आप ये देखेंगे कि कंपनी की इनकम के दो मेन सोर्स होते हैं। एक होता है रिवेन्यू, इनकम को बोलते हैं यहाँ पे रिवेन्यू, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और दूसरा होता है अदर इनकम। देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहला हमारा आइटम आएगा हेड, फर्स्ट हेड होगा दैट इज revenue from operation, revenue from operation। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कि बिजनेस की जो रूटीन एक्टिविटीज है, गुड्स को बेचना, उस गुड्स और सर्विसेज को बेचना, उनके थ्रू हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कितना पैसा मिल रहा है, कितना अमाउंट रिलीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में मेनली तीन आइटम होते हैं। नेट सेल्स, भाई नेट सेल, नेट सेल का मतलब होता है कि जो कस्टमर को हमने गुड्स सेल आउट की थी उसमें से जो माल उन्होंने रिटर्न कर दिया, जो गुड्स उन्होंने रिटर्न कर दी, दैट विल बी सबट्रैक्टेड। यानी कि एक आइटम होता है नेट सेल, दूसरा होता है सेल फ्रॉम गुड्स एंड सेल फ्रॉम सर्विसेज, भाई सर्विसेज को प्रोवाइड करके जो पैसा मिलता है दैट इज आल्सो कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और इसमें जो थर्ड आइटम आता है दैट इज सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप। देखो सेल ऑफ स्क्रैप का मतलब, भाई मान लो आज आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हो, आपने एक फैक्ट्री लगाई हुई है जिसके अंतर्गत आप लोहे की मशीनें बनाते हो, लेकिन उस मशीन को बनाने के लिए लोहे की सीट जो है उनको काटा पीटी करोगे तो थोड़ा बहुत आयरन, थोड़ा बहुत लोहा वेस्ट होगा, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप। स्क्रैप is also obtained from the production of goods। तो अगर हम उस स्क्रैप को सेल आउट करते हो तो वो स्क्रैप भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इंक्लूड होगा। तो तीन आइटम आएंगे, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज और सेल ऑफ स्क्रैप। ये तीनों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के पार्ट है। फिर हमारे पास इनकम का जो दूसरा सोर्स होता है वो होता है, उसके लिए हेड होता है अदर इनकम।
अदर इनकम। देखो बेटा, अदर इनकम का मतलब ये हुआ कि बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज के अलावा अगर किसी अदर सोर्सेज के थ्रू आपको कोई अमाउंट रिसीव्ड है या रिसीवेबल है तो दैट इज कॉल्ड अदर इनकम, लाइक कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिविडेंड ऑन रिसीव्ड ऑन एनी शेयर्स एटसेट्रा, ये सारे अदर इनकम है। यानी कि बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी के थ्रू अगर कहीं और से कोई प्रॉफिट होता है या इनकम मिलती है तो उसको अदर इनकम में दिखाया जाएगा। ठीक है, उसको किस में दिखाया जाएगा? अदर इनकम में। तो यहाँ पे हमारा दूसरा आइटम आएगा अदर इनकम। अगर आइटम के नाम दे रखे हैं तो उनको एक्सप्लेन कर देंगे नोट्स नंबर में। यहाँ पे दिखाया आपने, अगर प्रीवियस ईयर फिगर अवेलेबल है तो वो भी दिखा दोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप टोटल करोगे, यहाँ पे आएगा, इसको कहेंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम ये हमारा थर्ड नंबर कॉलम होगा और इस थर्ड नंबर कॉलम को आपने कैसे निकाला है? 1+2 करके। फर्स्ट आइटम और सेकंड आइटम इन दोनों का टोटल करके आपके पास टोटल इनकम आएगी। ठीक है, यहां आपका फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। यहां तक आपने बिजनेस की टोटल इनकम निकाली कि भाई इस साल हमें इतना अमाउंट रिसीव हो गया या रिसीवेबल, टोटल इनकम निकाली। अब उसके बाद फोर्थ पार्ट, यहां से आप एक्सपेंसेस को स्टार्ट करेंगे, एक्सपेंसेस। ठीक है, फोर्थ पार्ट आपका एक्सपेंसेस का आएगा। ठीक है, यहां पे आप डबल लाइन कर देंगे, इसका मतलब ये फर्स्ट पार्ट है इनकम से रिलेटेड। अब हम एक्सपेंसेस की बात करें। देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किए जाते हैं। तो हम अगर अपने बिजनेस में कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं तो उनको इस साइड में दिखाया जाएगा और इनके भी लिए भी कुछ पर्टिकुलर हेड और सब हेड्स होंगे। तो देखिए, हमारे पास एक्सपेंसेस में पहला आइटम आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, देखो पहला एक्सपेंस होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या होता है कि भाई आपने मान लीजिए आपके पास कोई फैक्ट्री या आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हो। प्रोडक्शन को बेच के जो पैसा मिलता है वो तो कहलाता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल। लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा लगता है उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें पहले तो ये देखा जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितने का है, भाई हमने उस प्रोडक्ट को बनाने में कितने का मटेरियल यूज किया है, तो उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, हालांकि ये सारे आइटम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, फिलहाल शॉर्ट में पढ़ो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ये कैसे निकाला जाता है? इसको निकालने का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल प्लस में परचेज ऑफ मटेरियल और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। इस तरीके से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को निकाला जाता है कि भाई आपने इस साल प्रोडक्शन करने के लिए कितने का मटेरियल यूज किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट आइटम आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सेकंड आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। देखो, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है? मान लो आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करके नहीं बेच रहे, बल्कि मार्केट से बना बनाया प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आप उसको सेल करते हो। आपने 100 रुपीज के हिसाब से प्रोडक्ट को खरीदा और 150 के हिसाब से सेल किया। 150 में सेल किया वो तो चला गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, और 100 के हिसाब से परचेज किया तो वो किस में आएगा? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में। यानी कि अगर आप कोई गुड्स मार्केट से खरीदते हो तो उसका जो खर्चा होता है वो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के नाम से दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आइटम आता है दैट इज चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री। देखो बेटा, चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने प्लस वन में एक मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें ये कहा गया था
कि भाई किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेंस को आप उस फाइनेंशियल ईयर में दिखाओ जिस फाइनेंशियल ईयर से वो एक्सपेंस बिलोंग करता है। आपने जैसे क्या हुआ कि पिछले साल आपके पास 1 लाख रुपए की गुड्स आपके गोदाम में पड़ी हुई थी। इस साल आपने उस गुड्स को बेचा, लेकिन साल के अंत में आपने 80,000 रुपीज की गुड्स अभी भी आपके गोदाम में रखी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल का जो गुड्स हमारे पास थी उसमें से 20,000 रुपीज की गुड्स आपने करंट ईयर में बेची। जितने में बेची वो तो यहाँ पे आ गया, और जितनी उसकी कॉस्ट थी वो यहाँ पे आनी चाहिए। भाई पिछले साल से करंट ईयर में जो चेंज हुआ स्टॉक में, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल कहलाएगा। तो इसलिए उसको चेंज इन इन्वेंट्री के नाम से दिखाया जाता है। और इसको कैसे निकाला जाता है ये ध्यान रखना, चेंज इन इन्वेंट्री निकाला जाता है ओपनिंग माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री। भाई साल के स्टार्टिंग में हमारे पास कितने का स्टॉक था और साल के अंत में कितने का स्टॉक है, तो वो चेंज इन इन्वेंट्री कहलाता है, जो कि कॉस्ट का पार्ट होता है। ठीक है, 3 तो ये खर्चे हो गए। उसके बाद फोर्थ आइटम आपके पास आता है, दैट इज एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, वो सारे खर्चे जो एम्प्लॉइज बेनिफिट से रिलेटेड है, जो वर्कर से बिलोंग करते हैं। लाइक वर्कर को दी जाने वाली सैलरी, उनको दी जाने वाली वेजेस, वर्कर को दिया जाने वाला बोनस, वर्कर की हेल्थ के रिगार्डिंग दिया जाने वाला हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, वर्कर के बच्चों की एजुकेशन के लिए किया जाने वाला खर्चा। अगर कोई भी खर्चा वर्कर से बिलोंग करता है तो वो किस में जाएगा? एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा। तो वर्कर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है वो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस के नाम से दिखाए जाएंगे। उसके बाद अगला हमारे पास आता है खर्चा, दैट इज फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट, देखो फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस में जो फाइनेंस का अरेंजमेंट करते हो, उनके रिगार्डिंग जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं उन सबको फाइनेंस कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, लोन फाइल चार्जेस एक्सेट्रा, डिस्काउंट रिटर्न हो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर या डिबेंचर रिटर्न हो, ये सारे फाइनेंस कॉस्ट के पार्ट होते हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस को अरेंज करने पे जो भी खर्चे किए जाते हैं वो सारे फाइनेंशियल कॉस्ट कहलाते हैं, फाइनेंस कॉस्ट कहलाते हैं, और फाइनेंस कॉस्ट एक्सपेंसेस में उनको दिखाया जाता है। ठीक, उसके बाद अगला आता है आपके पास डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एंड amortization एक्सपेंस। भाई अगर आप किसी भी फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हो या किसी भी इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स को राइट ऑफ करते हो, अमोर्टाइज करते हो, तो उसका जो एक्सपेंस है वो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस के नाम से दिखाया जाएगा। लाइक डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, गुडविल रिटर्न हो, पेटेंट्स रिटर्न हो, तो वो सारे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस के नाम से आएंगे। और उसके बाद लास्ट जो एक्सपेंस का टाइप है दैट इज अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस, हमारा जो एक्सपेंस का लास्ट टाइप है वो है अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंसेस का मतलब होता है all those expenses which cannot be included in above 6 subheads will be shown as other expense। भाई अदर एक्सपेंसेस के रूप में जैसे इंटरनेट एक्सपेंसेस हो गया, कैरिज एक्सपेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, लॉस बाय फायर एक्सपेंस हो गया, तो ये सारे के सारे अदर एक्सपेंस हेड में जाएंगे। ठीक है, इन सबको किस में दिखाया जाएगा? अदर एक्सपेंस। तो ये 7 सब हेड्स होते हैं एक्सपेंसेस कॉलम में। अब आप लास्ट में इनका क्या करेंगे? टोटल करोगे, तो यहां से आपके पास टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल एक्सपेंस। ठीक है, यहां पे हमारे पास आई थी टोटल रिवेन्यू यानी कि टोटल इनकम, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा टोटल एक्सपेंस। बेटा ये टोटल इनकम की जगह रिवेन्यू वर्ड लिखो, यहां पे टोटल रिवेन्यू। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या है? टोटल एक्सपेंस है। अब हम क्या करते हैं कि एट द एंड ऑफ ईयर टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं।
टोटल रिवेन्यू में से जब टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, और उसको कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहां पे आप लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये हमने कैसे निकाला है, थर्ड कॉलम में से फोर्थ कॉलम को माइनस करके, थर्ड माइनस फोर्थ, ठीक है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, ये आपका फिफ्थ नंबर कॉलम है, ठीक है। ये कौन से नंबर का कॉलम है, फिफ्थ नंबर का, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, टैक्स पेड को माइनस करेंगे। तो यहां पे आप लास्ट में लिखेंगे लेस टैक्स पेड, टैक्स पेड। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया उसमें से करंट ईयर में जो टैक्स आपने पे किया है उसको माइनस कर दो, तो लास्ट में आपके पास बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेटा क्या बचेगा लास्ट में आपके पास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिस इज द नेट प्रॉफिट फॉर ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे बिजनेस या कंपनी का नेट प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है बेटा। इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर किया जाता है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस अर्न ड्यूरिंग द ईयर बाय ए कंपनी। किसी भी कंपनी के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान अर्न किए जाने वाले प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट जो पोर्शन होता है दैट इज रिलेटेड टू रिवेन्यू, सेकेंड पोर्शन होता है एक्सपेंसेस से रिलेटेड, ठीक है बेटा। अब देखो एग्जाम में जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके के आते हैं। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आपका जो थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर है वो, या फिफ्थ और सिक्स चैप्टर की भी बात करें तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस्ड होंगे। तो ये कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस एज इट इज फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको समझ में आना चाहिए, आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, देखो आपसे ये कहा जाएगा कि भाई किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इतने का था, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, परचेज इतने का है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बताओ। या आपको 10-15 आइटम के नाम दे देगा और उसमें से कहेगा कि भाई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बताओ कितने का है। तो आपको छांटना पड़ेगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं व्हिच बिलोंग्स टू द एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, जो कि एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस के पार्ट है, ठीक है। अदर इनकम आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कौन कौन सी अदर इनकम है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूछ सकता है। तो इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर आइटम्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप ये तभी बता पाओगे जब आपके लिए हेड और सब हेड क्लियर है कि भाई इसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं। आगे जाकर हम एक एक आइटम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन आपको ये सारे आइटम बाय हेडिंग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग याद होने चाहिए, ठीक है डियर। आज यहाँ तक करो, कल हम स्टेटमेंट ऑफ P&L के क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।